न्यूनेटल रिसस्किटेशन। नॉर्मली बेबी बर्थ से पहले उसका राइट हार्ट डोमिनेंट होता है और लंग्स फंक्शनल नहीं होते। बर्थ पे जब बेबी क्राई करता है उसके लंग्स हाइपर इन्फ्लेट होते हैं, उस वक्त उसके लंग्स फंक्शनल होते हैं और अब लेफ़्ट हार्ट डोमिनेंट होता है। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन है रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी ट्रांजिशन, ये नॉर्मली 6 to 20 सेकेंड्स के अंदर अचीव हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से बेबी ब्रीदिंग ना कर सके तो फिर उसकी रिसस्किटेशन करनी होती है। ठीक है, अब रिसस्किटेशन के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। अब एस्फिक्सिया क्या होता है, अब यहाँ पे हम उनकी डेफिनेशंस दो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसस्किटेशन हम तब करते हैं जब भी किसी वजह से बेबी ब्रीथ ना कर सके, और अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्रीदिंग नहीं हो पा रही उसको कहते हैं एस्फिक्सिया। ठीक है, और जब भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्रीदिंग नहीं होती, एज ए रिज़ल्ट ऑक्सीजनेशन नहीं होगी ब्लड की, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, उसको हम कहते हैं हाइपॉक्सिया। ठीक है, अब हाइपॉक्सिया मीन्स कि ऑक्सीजन कम है, जब ऑक्सीजन टिश्यूज़ के पास नहीं जाएगी एज ए रिज़ल्ट इस्कीमिया होगा। तो एस्फिक्सिया बेसिकली ब्रीदिंग इनिशिएट नहीं होती, उसको कहते हैं एस्फिक्सिया, और ऑक्सीजन का लेवल कम, हाइपॉक्सिया, और इस्कीमिक चेंजेस टिश्यूज़ में आती हैं। ये कुछ टाइम पीरियड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। न्यूनेटल और पोस्ट नेटल पीरियड एक ही है। ये बर्थ नेटल बेसिकली हम कहते हैं बर्थ को, पोस्ट मीन आफ्टर बर्थ, तो बर्थ से फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ का जो पीरियड है उसको हम पोस्ट नेटल या न्यू नेटल पीरियड कहते हैं। प्री नेटल मीन बर्थ, प्री मीन पहले, तो बर्थ से पहले मीन 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से बर्थ तक का जो पीरियड है दैट इज़ प्री नेटल पीरियड। पेरीनेटल कहते हैं बर्थ के आसपास का, मीन थोड़ा सा पहले का थोड़ा सा बाद का पीरियड। 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से 7 डेज आफ्टर बर्थ तक का जो पीरियड है दैट इज़ पेरीनेटल पीरियड। और इन्फेंट हम कहते हैं 1 साल के बेबी को। ठीक है, न्यूनेटल रिसस्किटेशन कब करनी है, ये बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं। एक तो मिकोनियम, दूसरा बेबी क्राई कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है या नहीं, तीसरा मसल टोन, कलर ऑफ द बेबी, एंड बेबी टर्म पे है या प्री टर्म है। ये 5 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि बेबी की रिसस्किटेशन स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। ठीक है, अगर तो ये नॉर्मल है, इट मीन्स कि नॉर्मल रूटीन केयर बेबी को देनी है, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी। और अगर नॉर्मल नहीं है ये फैक्टर्स, मीन मिकोनियम क्लियर नहीं है, बेबी क्राई नहीं कर रहा, मसल टोन नॉर्मल नहीं है, मीन फ्लॉपी बेबी है, और कलर भी सारा ब्लू है, और टर्म पे भी नहीं है, प्री टर्म है, तो उस वक्त रिसस्किटेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, रिसस्किटेशन के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बेबी को वार्म करना है, क्योंकि बेबी मदर वोम से आया था। मदर वोम में टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करने के लिए उसको वार्म करना है। उसके बाद उसके एयरवे को क्लियर करना है, अगर कोई सिक्रीशंस हैं वहाँ पे उनको सक करना है, और बेबी की जो नेक की पोजीशन है उसको स्लाइटली एक्सटेंड करके स्निफिंग डॉग पोजीशन बनानी है। उसके बाद उसकी ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करना है, पहले टेक्टाइल स्टिमुलेशन करनी है, उसके बाद अगर उस तरह से वो ब्रीदिंग ग्रास्प नहीं कर पा रहा फिर वेंटिलेशन करनी है। ठीक है, वेंटिलेशन एम्बो बैग के थ्रू या ईटीटी के थ्रू वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, 60 सेकेंड्स तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर 60 सेकेंड्स के बाद वो रिकवर नहीं कर पा रहा, इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, उसके बाद फिर हम उसकी सीपीआर करेंगे। ठीक है, सीपीआर करेंगे तो अगर 60 सेकेंड्स तक ही ये भी करेंगे। ठीक है, 60 सेकेंड्स के बाद भी अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहा उसके बाद फिर ड्रग्स देंगे। अब ये रिसस्किटेशन के दौरान बेबी को इवेलुएट करना है कि वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा, वो एपगार स्कोर से हम डिटरमाइन करेंगे। एपगार स्कोर को आगे फर्दर डिटेल में एस्फिक्सिया में पढ़ेंगे, लेकिन ये रिसस्किटेशन की इवेलुएशन के लिए यूज़ होता है। इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम असेस करते हैं। एक तो बेबी की अपीयरेंस, दूसरा पल्स, तीसरा ग्रेमिस, मीन के कोई भी स्टिमुलेशन को बेबी किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी, मीन्स कि वो उसकी मोटर एक्टिविटी है या नहीं है, और आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी रेट। इन 5 पैरामीटर्स से हम डिटरमाइन करेंगे कि रिसस्किटेशन के दौरान बेबी इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट स्टेप पे हम लोग बेबी को वार्म करेंगे, मीन उसके जो बॉडी के टेम्परेचर है उसको रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रखेंगे। उसके लिए या तो रेडिएंट वार्मर्स यूज़ होते हैं या कैंगरू मदर केयर, मीन मदर की बॉडी के
साथ कांटेक्ट में बेबी को रखेंगे ताकि मदर की बॉडी से उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। सेकेंडली एयरवे को ओपन करेंगे। एयरवे को एक तो अगर कोई वहाँ पे सिक्रीशंस हैं तो उनको सक करेंगे और दूसरा उसको स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। उसको कहते हैं स्निफिंग डॉग पोजीशन। बुक में ये पिक्चर ड्रॉ भी हुई है। इसके लिए हाइपर एक्सटेंड नहीं करना, ना ही फ्लेक्स करना है नेक को, बल्कि स्लाइटली एक्सटेंड करना है। ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, स्लाइट एक्सटेंड करना है, उसको कहते हैं स्निफिंग डॉग पोजीशन। उसके बाद अगर फिर भी बेबी ब्रीथ नहीं करता तो फिर टैक्टाइल स्टिमुलेशन करनी है। टैक्टाइल स्टिमुलेशन क्या होता है कि उसके बेबी के फुट को रब करना है, ठीक है, या बैक को रब करना है। तो उससे अगर फिर भी बेबी ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं करता, उसके बाद अगेन ये वाले सारे स्टेप्स रिपीट करने वेंटिलेशन स्टार्ट करने से पहले। ड्राई, स्टिमुलेट एंड रीपोजिशन, ये सीक्वेंस भी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। अगर फिर भी नहीं होती उसके बाद वेंटिलेशन स्टार्ट करनी है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दो तरह से हम करते हैं, एक तो बैग और मास्क के थ्रू, ठीक है, और दूसरा ईटीटी के थ्रू। बैग और मास्क के थ्रू जो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं ये मैक्सिमम 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स तक प्रोवाइड कर सकते हैं और इन सारे स्टेप्स को इस दौरान फॉलो करते हैं। मास्क एडजस्ट करेंगे, देन रीपोजिशन करेंगे, नेक को मीन स्निफिंग डॉग पोजिशन बनाएंगे, देन अगर कोई सिक्रीशंस हैं उनको सक करेंगे, माउथ को ओपन करेंगे, देन अगेन प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे अगर फिर भी ब्रीदिंग प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो पा रही तो। और अगर फिर भी नहीं तो ऑल्टरनेट एयरवेव किसी को हम यूज़ करेंगे ताकि वो ब्रीथ कर सके, ठीक है। अब ये जो मास्क और बैग से हम वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस दौरान बेबी का जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको 40 से 60 पर मिनट एडजस्ट करना है और ये 60 सेकेंड्स तक ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मास्क और बैग से प्रोवाइड हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा देर के लिए चाहिए फिर ईटीटी पास करते हैं, ठीक है। अब ईटीटी पास करने की भी कुछ इंडिकेशंस हैं। अगर ज़्यादा देर तक वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है या फिर डायाफ्रेगमेटिक हर्निया है या प्री टर्म बेबी है या थिक मिकोनियम है, उस केस में मिकोनियम को सक करने के लिए भी ईटीटी पास करते हैं, ठीक है। उस वक्त फिर ये बैग और मास्क का रोल नहीं होता। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगर बेबी 60 सेकेंड्स वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के बाद ब्रीदिंग ग्रास्प नहीं करता और उसकी सर्कुलेटरी रेट इंक्रीज़ नहीं होता, फिर उसको क्या करेंगे, हम सीपीआर करेंगे। सीपीआर 3:1 से करेंगे, मींस 3 कंप्रेशंस 1 ब्रेथ। और ये भी हम 60 सेकेंड्स तक करेंगे। 1 मिनट तक वेंटिलेशन, 1 मिनट तक सीपीआर, 60 सेकेंड्स तक करेंगे और हर 2 सेकेंड्स के बाद कंप्रेशन देंगे, ठीक है। कंप्रेस हम कितना करेंगे, चेस्ट का तकरीबन 1/3 पार्ट अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो 1/3 पार्ट को हमने कंप्रेस करना है। अगर बेबी सीपीआर से भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा फिर ड्रग्स देनी है। ड्रग्स मेनली एपिनेफ्रीन यूज़ होती है। इसकी डोज या इसकी ये रेशो याद रखनी है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, 1:10,000, ठीक है। इतना ज़्यादा इसको डाइल्यूट करके एपिनेफ्रीन को यूज़ करते हैं। 2 रूट्स से इसको यूज़ करते हैं। आईवी रूट उसकी डोज अलग है, इंट्राथीकल रूट की डोज अलग है। आईवी रूट की डोज एटलीस्ट ज़रूर पता होनी चाहिए, 0.1 to 0.3 ml पर kg। और ये अगर पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा बेबी तो फिर हर 3 to 5 मिनट्स के बाद इस डोज को रिपीट करना है। सेकेंडली इंट्राथीकल रेयरली यूज़ होती है। इसके अलावा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, नॉर्मल सेलाइन भी दे सकते हैं और अगर मदर नारकोटिक्स लेती है तो फिर नैलेक्सोन भी देंगे, ठीक है। ये ईटीटी के थ्रू 0.1 मिलीग्राम पर केजी ये ड्रग देंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली एपिनेफ्रीन यूज़ होती है लास्ट स्टेज पे। 10 मिनट्स रिसस्किटेट करने के बाद अगर बेबी ब्रीदिंग नहीं कर पाता, ब्रीदिंग इनिशिएट नहीं होती, इट मीन्स के बेबी इज़ डेड। अब अगर तो मिकोनियम स्टेन बेबीज़ हैं उनको किस तरह से रिसस्किटेट करना है, उनके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले मिकोनियम यानी कि जो भी एयरवे के अंदर मिकोनियम सिक्रीशंस हैं उनको सक करेंगे। उसके बाद एम्बो बैग से वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे और अगर वो सिक्रीशंस डीप चली गई हैं ट्रेकिया तक या उससे भी नीचे तो फिर ईटीटी पास करेंगे और ईटीटी पास करके उन सारी सिक्रीशंस को रिमूव करेंगे और बेबी को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी स्टेप्स पढ़े रिसस्किटेशन के वो उन बेबीज़ में करते हैं जो कि अपनी रेस्पिरेशन ग्रास्प नहीं कर पाते,
प्रॉपरली बर्थ पे ब्रीथ नहीं करते, क्राई नहीं करते। लेकिन अगर एक बेबी बिल्कुल नॉर्मल है बर्थ पे, तो फिर उसकी केयर किस तरह से करेंगे? एक तो उसकी मदर के साथ बॉन्डिंग को प्रमोट करेंगे, इसको हम कहते हैं कैंगरू मदर केयर। कि मदर की चेस्ट पे बेबी को लेटाना है, उससे बेबी का टेम्परेचर, बेबी की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज रहता है, ठीक है। सेकेंडली उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है। ब्रेस्ट फीड सबसे बेस्ट होता है कि फ़र्स्ट 2 to 3 आवर्स ऑफ बर्थ के अंदर फर्स्ट फीड करवाया जाए, ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बेबी हर 2 to 5 आवर्स के बाद ब्रेस्ट फीड करवाना है। विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। अगर मदर हेपेटाइटिस पॉजिटिव है तो फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, और साथ में अगर पॉजिटिव है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बेबी को ये देंगे, ठीक है, ताकि बेबी को हेपेटाइटिस ना हो जाए। अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी का कोई रिस्क फैक्टर है तो फिर anti-D इंजेक्शन मदर को देंगे, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी हेमोलिटिक अनीमिया या कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। बेबी की पोजीशन की क्या रखेंगे हम? सुपाइन, या उसको राइट साइड पे लटाएंगे ताकि एस्पायरेशन ना हो, जो भी वो फीड ले रहा है वो एस्पायरेट ना कर ले, इसलिए उसकी पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए। बर्थ के टाइम उसका वेट, उसकी हाइट, हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करेंगे, और एटलीस्ट 1 दिन तक बेबी को बात नहीं करवाना। अगर बात करवाएंगे तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया के चांसेस होते हैं। और जिस इन्वायरमेंट में बेबी को रखना है वो थर्मो न्यूट्रल होना चाहिए। यूजुअली इसके लिए रेडिएंट वार्मर्स या कैंग्रो मदर केयर यूज़ करते हैं, और हैंड वॉश करके बेबी को प्रॉपर सैनिटाइज करके उसको डील करना है बेबी को, अदरवाइज़ इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। क्योंकि बेबी की एक तो इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, इसलिए हमेशा हैंड वॉश प्रॉपर सैनिटाइज करके हैंड्स को फिर बेबी को टच करना है। इसके मैं सारे स्टेप्स एक दफ़ा समराइज़ कर देती हूँ कि रिसस्किटेशन हम तब करेंगे जब मेकोनियम क्लियर नहीं होगा, या क्राई बेबी नहीं कर रहा होगा, या बेबी के मसल्स की टोन नहीं होगी नॉर्मल, या बिल्कुल एब्सेंट होगी, कलर ब्लू होगा या प्री टर्म होगा। उस वक्त क्या हम करेंगे? 6 to 20 सेकेंड्स तक वेट करने के बाद सबसे पहले बेबी को वार्म करेंगे रेडिएंट वार्मर या कैंगरू मदर केयर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद एयरवे को क्लियर करेंगे, उसके लिए एक तो पोजीशन उसकी स्निफिंग डॉग पोजीशन, और सेकेंडली उसको पॉजिटिव प्रेशर एयरवे के लिए उसकी सक्शन करेंगे। देन ब्रीदिंग के लिए एक तो टेक्टाइल स्टिमुलेट करेंगे और दूसरा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। 2 तरीके होते हैं, एक मास्क और बैग के थ्रू, और सेकेंडली हम लोग ETT के थ्रू अगर ज़्यादा देर के लिए ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है तो, ठीक है। ये 1 सेकेंड तक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर वेंटिलेशन से उस इम्प्रूव नहीं हो पा रहा तो फिर सर्कुलेशन के लिए, हार्ट रेट को इम्प्रूव करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? CPR करेंगे। 1 सेकेंड तक 3:1 से हम CPR करेंगे। स्टिल अगर हार्ट रेट और ब्रीदिंग इम्प्रूव नहीं हो पा रही तो फिर एपिनेफ्रिन ड्रग देंगे। इस सारे प्रोसेस के अंदर बेबी को जो हम लोगों ने इवेलुएट करना है कि वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो पा रहा, वो एपगार स्कोर से हम उसको इवेलुएट करेंगे।